Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our next module, that is blood module. And in this module, we will be covering about the red blood cell, white blood cells, and how different blood cells are being generated, and then how they perform various functions in our body. We will be also discussing about the development of immunity in this module, that is immunity module. So blood and immunity module are collectively studied, and in this module we will be focusing on the red blood cells, white blood cells, immunity development, and finally we will conclude this module with the discussion of the how different blood clotting occurs when we get injured and whenever there is a blood loss in our body, how actually this happens in our body, that our blood get clotted, and after the process is completed, when the healing is completed, how this clot disappear. So that will be all about which we are going to discuss in this module. So in this lecture we are going to start about the red blood cell and hematopoiesis. In this lecture, we will be focusing on the structure of the red blood cell, its functioning, and how red blood cells are being generated and matured. And finally, we will conclude today's lecture with the role of erythropoietin in the hematopoiesis, specifically in the erythropoiesis. So let's start. So first of all, blood के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ब्लड क्या चीज है. तो you should be very clear. Blood is a specialized connective tissue. Clear? Why it is called connective tissue? Because it connect multiple tissues with one another. How? क्योंकि ब्लड ही वो चीज है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं डिफरेंट टिश्यूज को. ये हार्ट से रेड ब्लड सेल्स को ब्लड को लेके जो है वो पहुंचता है लंग्स के पास, वहां से इसकी ऑक्सीजनेशन करवाता है, फिर थ्रू आउट द बॉडी डिफरेंट टिश्यूज को सप्लाई करता है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज कंसीडर्ड टू बी द connective tissue, but it is a specialized type of the connective tissue that is not only connecting two tissues but ultimately it is connecting multiple tissues with one another. Clear? अब blood जो है इसके लिए ग्रीक में वर्ड यूज होता है हीम और हीम. Both are the spellings for the heme. So whenever you hear the word heme, तो heme से आपको जो चीज जहन में आनी चाहिए that is blood. Clear? सो अगर ब्लड की कंसंट्रेशन की बात की जाए या क्वांटिटी की बात की जाए तो इट वेरीज इन मेल्स एंड फीमेल्स. मेल्स के अंदर इट इज ऑलमोस्ट 5.5 लीटर, व्हाइल इन केस ऑफ द फीमेल्स इट इज ऑलमोस्ट 5 लीटर. अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई देयर इज अ लेस ब्लड इन केस ऑफ द फीमेल. आंसर इज वेरी सिंपल, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल फिनोमिना ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल. चूंकि फीमेल में मंथली बेसिस पे ब्लीडिंग फिजियोलॉजी होती है, ब्लीडिंग होती है, उनकी एंडोमेट्रियम ग्रो करती है आफ्टर द प्यूबर्टी, एंड अल्टीमेटली जब उनकी ग्रोथ के बाद दोबारा मेंस्ट्रुएशन फेज आती है तो अ लॉट ऑफ द ब्लड गेट ब्लीडेड, जिसकी वजह से इनके अंदर फीमेल्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड या फिर क्वांटिटी ऑफ ब्लड एज कंपेयर टू मेल कम होती है. दूसरी रीजनिंग इसकी ये दी जाती है क्योंकि मेल जो है वो फिजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं तो इनके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. क्लियर? So after getting the basic idea about the blood, now let us move toward the composition of the blood. अगर हम ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं. वन इज प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. प्लाज्मा वो कंटेंट है जो कि फ्लूइड है, जिसके अंदर डिफरेंट सोल्यूट्स जो हैं वो डिसॉल्व फॉर्म में हैं, और अगर टोटल ब्लड की परसेंटेज की बात की जाए तो इट कंट्रीब्यूट्स अप टू 55% ऑफ द टोटल ब्लड. सो टोटल ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, जबकि 45% जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं. प्लाज्मा की अगर फर्दर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें 90% जो है वो वाटर है. सो अल्टीमेटली इट इज अ फ्लूइड. और अगर 10% जो रिमेनिंग है उसकी बात की जाए तो इसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और हार्मोन्स आ जाते हैं. प्रोटीन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं, जिनमें से तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आपके सामने एन्यूमरेट की हैं: एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन. दीज आर द ब्लड प्रोटीन्स, आर प्लाज्मा प्रोटीन्स.
नेक्स्ट बात करें कि जो इसमें 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे उसमें 98 to 99% एरिथ्रोसाइट्स हैं जिनको हम कॉमनली रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं एंड दैट इज एक्चुअली आवर टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन। तो हमने ये देखा कि हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें मेजर कंसंट्रेशन जो है वो रेड ब्लड सेल की है। जो रिमेनिंग 1 to 2% है उसमें ल्यूकोसाइट आ जाते हैं जिनको हम कॉमनली व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ये ल्यूकोसाइट ही टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइनली प्लेटलेट्स आ जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंपोजिशन ऑफ आवर ब्लड कि किस तरह हमारे ब्लड में दो डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जिनको सेलुलर कंपोनेंट कहते हैं वो मौजूद है। प्लाज्मा जो है इसमें वाटर और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है, जबकि हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेलुलर कंपोनेंट्स में मेनली 98 से 99% जो है वो एरिथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं और रिमेनिंग जो है वो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स, इसकी टाइप्स में ग्रेन्युलोसाइट्स और प्लेटलेट्स वगैरह शामिल हैं। Okay, now let's come toward our main topic, that is red blood cell. अगर रेड ब्लड सेल की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द डिफरेंट टिश्यूज एंड हाउ एक्चुअली इट कंटेन द ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो आपको ये रेड ब्लड सेल के अंदर दरमियान में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सो दिस वन इज एक्चुअली हीमोग्लोबिन जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करना टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट इज बाई कनकेव डिस्क। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बाई कनकेव होता है। इट इज नॉट ओवल नॉट सर्कुलर बल्कि बाई कनकेव होता है, लिटिल बिट ओवल होता है, लेकिन इसकी जो साइडें हैं, जो इसकी पेरिफ्रीज हैं, ये आपको ज्यादा थिक देखने को मिलती हैं जबकि इसके सेंट्रल पोर्शन की थिकनेस कम होती है। क्लियर। सेंट्रल पोर्शन की थिकनेस आपको कम देखने को मिलेगी जबकि जो आपको पेरिफ्री है वहां से ज्यादा थिक देखने को मिलेगा। क्लियर। और इसके डायमीटर की बात की जाए तो दैट इज 7.8 माइक्रोमीटर्स। थिकनेस की बात की जाए तो जो साइडों का थिकेस्ट रीजन है वहां 2.5 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है जबकि सेंटर में लेस देन 1 माइक्रोमीटर और ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर होती है। वॉल्यूम की बात की जाए तो इट्स वॉल्यूम इज 90 to 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर। क्लियर। सो दिस इज एक्चुअली इट्स वॉल्यूम ऑफ वन रेड ब्लड सेल। और जो रेड ब्लड सेल हैं दे कैन चेंज देयर शेप विदाउट रप्चरिंग व्हेन दे पास थ्रू द कैपिलरीज। यू नो कि कैपिलरीज का जो डायामीटर है वो बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू आवर वेन्स एंड आर्टरीज। तो जब ये कैपिलरीज से गुजरता है तो अल्टीमेटली अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो इसकी शेप जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि ये वेन्स में पड़ा है, ये आर्टरीज में पड़ा है या ये कैपिलरीज में पड़ा है। So these are the certain values which may come in the form of MCQs in your exams. So you should be very clear about the thickness, about the diameter, about the volume, and about the various parameters regarding the structure of the red blood cell. These are some sort of cramming things, but you have to cram because they may come in your exam in the form of MCQs. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम रेड ब्लड सेल कंसंट्रेशन की कि एक हेल्दी मैन के अंदर रेड ब्लड सेल कितने हैं। पहले हमने बात की थी स्पेसिफिकली ब्लड की, तो ब्लड की बात हमने ये की थी कि 5 लीटर जो है वो मेल में होता है और 5.5 लीटर जो है वो मेल में होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। अगर स्पेसिफिकली उसमें रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन की बात की जाए तो एक हेल्दी मैन के अंदर ऑलमोस्ट 5,20,000 जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000 लेक एंड 52 लेक, that will become 5.2 million. Clear? So 5.2 million जो है वो ऑलमोस्ट रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ मेल। और अगर फीमेल की बात की जाए तो दैट विल बी 4.7 मिलियन रेड ब्लड सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर इन केस ऑफ द हेल्दी वुमेन। क्लियर। और अगर इन काउंट्स की बात की जाए तो ये हाई आल्टीट्यूड पे ग्रेटर होते हैं। अगर आप हाई आल्टीट्यूड पे मूव कर जाएंगे तो वहां आपको रेड ब्लड सेल जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। व्हाई? वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस फिनोमिना इन दिस लेक्चर एट द एंड ऑफ स्लाइड्स, जब हम एरिथ्रोपोइटिन की बात करेंगे कि किस तरह एरिथ्रोपोइटिन जो है वो हायर
आल्टीट्यूड्स के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की ज्यादा प्रोडक्शन होती है। अगेन दीज आर द थिंग विच यू हैव टू मेमोराइज, दीज आर नॉट सम कॉन्सेप्चुअल थिंग, सिंपल वैल्यूज हैं जिनको आपने मेमोराइज करना है। एक हेल्दी मेल के अंदर कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एक हेल्दी फीमेल के अंदर कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस, दिस इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको कोई कॉन्सेप्ट से हम डिलीवर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मेल के अंदर ज्यादा क्वांटिटी इस वजह से है क्योंकि उनमें ब्लीडिंग फिनोमिना नहीं है और वो फिजिकली एक्टिव होते हैं। फीमेल के अंदर एक तो फिजिकल इनएक्टिविटी है एज कंपेयर टू मेल्स, एंड सेकेंडली इनके अंदर एक ब्लीडिंग फिनोमिना होता है, दैट इज कॉल्ड मैस्चुरेशन। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा मेजर कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल का, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसका क्या काम है और ये किस तरह जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल के अंदर फंक्शन प्ले करता है, उसे डिस्कस करते हैं। और इसकी सिंथेसिस तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन राइट नाउ विल बी मेनली फोकसिंग ऑन इट्स फंक्शंस एंड इट्स अकरेंस। अगर लोअर एनिमल की बात की जाए तो ये फ्रीली फ्लोटिंग इन प्लाज्मा होता है। क्लियर? और अगर ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमन में ये रेड ब्लड सेल के अंदर पैक्ड होता है, जिस तरह मैंने आपको पहली स्लाइड में भी दिखाया कि रेड ब्लड सेल के अंदर पैक्ड फॉर्म के अंदर हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें से जो 3% हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ये जब रेड ब्लड सेल की फिल्ट्रेशन हो रही होती है थ्रू द किडनी, तो उस दौरान ये यूरिन के साथ जो है वो लॉस भी हो जाता है। क्लियर? और लास्ट पे बात करते हैं कि इसको रेड ब्लड सेल के अंदर ही रहना चाहिए अगर इसको अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना है। That is why the nature has gifted the hemoglobin packed in the red blood cell. Clear? फंक्शन की बात की जाए, एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के अंदर तो हेल्प करता ही है। इसके अलावा इसका एडिशनल फंक्शन ये भी है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रखता है। अब ये एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इस एंजाइम का काम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ आवर मेटाबॉलिज्म, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और एक चीज बनती है, एक एसिड बनता है दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। क्लियर? और जो कार्बोनिक एसिड है इसकी मदद से हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। एक्चुअली विल डिस्कस दिस थिंग इन आवर रेस्पिरेटरी मॉड्यूल कि किस तरह हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द रेड ब्लड सेल्स। क्लियर? देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड हैमबर्जर प्रोसेस that we will be discussing in our respiratory module, but the basic idea here is that कि hemoglobin help करता है in the transport of the carbon dioxide as well as in maintaining of our acid base balance. Clear? Actually this is the source of the acid, तो ये acid की concentration को maintain करके रखता है कि कब जो है वो हमें कार्बोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करके H पॉजिटिव की फॉर्म में एसिड प्रोवाइड करना है बॉडी को, और कब हमें ब्रेक डाउन करके बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो प्रोवाइड करने हैं। क्लियर? तो ये एज ए बफर भी काम करता है। बफर ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि पीएच को विद इन अ सर्टेन लिमिट मेंटेन करके रखे। क्लियर? सो ये हीमोग्लोबिन का हमने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया कि हीमोग्लोबिन जो है इसका क्या रोल है और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन इन ब्लड बात कर ली जाए कि हीमोग्लोबिन की हमारे ब्लड के अंदर क्या कंसंट्रेशन है। अगेन वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, दैट इज 34 ग्राम पर 100 ml ऑफ द सेल्स। कि अगर हम 100 ml ऑफ द रेड ब्लड सेल ले लें तो उस रेड ब्लड सेल्स के अंदर 34 ग्राम जो है वो हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगी। और अगर 100 मिलीलीटर के एतबार से बात की जाए पर ब्लड, ये हम बात कर रहे हैं पर रेड ब्लड सेल, कि अगर हम ब्लड में से ये प्लाज्मा निकाल दें, हमने बात की थी ना कि हमारे पास जो ब्लड है इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी होते हैं। तो अगर हम प्लाज्मा भी निकाल दें, व्हाइट ब्लड सेल्स भी निकाल दें, प्लेटलेट्स भी निकाल दें और सिर्फ रेड ब्लड सेल के अंदर बात करें तो 100 ml ऑफ द रेड ब्लड सेल्स के अंदर 34 ग्राम जो है वो हमें देखने को मिलेगी हीमोग्लोबिन।
लेकिन अगर हम इस टोटल ब्लड की बात करें, अब हम सिर्फ स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं टोटल ब्लड की। 100 मिलीलीटर अगर हम ब्लड लेंगे जिसमें प्लाज्मा भी हो, व्हाइट ब्लड सेल्स भी हो, प्लेटलेट्स भी हो, रेड ब्लड सेल्स भी हो, तो उसमें ओवरऑल अगर मेन की बात की जाए तो उसमें 15 ग्राम हमें देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन, और अगर वुमेन की बात की जाए तो इसमें 14 ग्राम देखने को मिलती है। जितने भी आप पैरामीटर्स देखेंगे, हर एक पैरामीटर जो है वो मेल में ज्यादा होगा और फीमेल में अ लिटिल बिट लेस होगा। सो अगेन रीजन जो है वो वही मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल है एंड मोर फिजिकल एक्टिविटी इन मेल है। अच्छा, एक बात जहां आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हमारे ब्लड के अंदर या हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर इन वैल्यूज से ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं एग्जिस्ट कर सकती, क्योंकि यही मेटाबॉलिक लिमिट है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की। हमारी बॉडी इससे ज्यादा जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो इनसाइड बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्टीमेटली फिर हीमोग्लोबिन को जो है वो यूरिन के जरिए निकालना होता है। और याद रखें, हीमोग्लोबिन को यूरिन के जरिए निकालना भी कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास जब हीमोग्लोबिन को हम फ्री हीमोग्लोबिन को रिलीज करते हैं तो अल्टीमेटली ये हमारी नेफ्रोपैथीज काज करा देती है, हमारे नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसकी वजह से। ये हम रिनल मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम रेड ब्लड सेल के अंदर एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ही बियर कर सकते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस है उसका मेन काम यही होता है कि इन डिफरेंट वैल्यूज को नॉर्मल रेंज के अंदर रखना। इसी के साथ साथ अगर डेफिशिएंसी हो जाए हीमोग्लोबिन की तो अल्टीमेटली इससे रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन पे भी फर्क पड़ता है, रेड ब्लड सेल की वॉल्यूम के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, और जब रेड ब्लड सेल कम प्रोड्यूस होंगे तो ओवरऑल ब्लड के वॉल्यूम के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। सो इसमें मेन वैल्यूज जो है वो आपको यही याद होनी चाहिए कि अगर ब्लड की बात की जाए तो 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है इन केस ऑफ मेल एंड 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है इन केस ऑफ फीमेल। लेकिन अगर स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल की 100 ml की बात की जाए तो उसमें 34 ग्राम ml जो है वो होते हैं हीमोग्लोबिन इन केस ऑफ ओनली रेड ब्लड सेल्स 100 मिलीलीटर। क्लियर? अगेन कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको मेमोराइज करनी है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो मेन के अंदर ऑलमोस्ट 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर पाता है 100 ml ऑफ द ब्लड। अगर हम ब्लड का 100 ml लें, अगेन ब्लड की बात हो रही है, स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स की बात नहीं हो रही, ओवरऑल ब्लड की बात हो रही है। क्लियर? तो 100 ml ब्लड अगर लें तो वो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकता है। फीमेल में बात करें तो वो 19 ml जो है ऑक्सीजन कैरी कर सकता है अगर 100 ml ऑफ ब्लड अवेलेबल हो। क्लियर? हिमेटोक्रेट एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि ऑफन यूज होती है। जो हमने बात की थी कि हमारे ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारे पास प्लाज्मा होता है और दूसरा हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट्स होता है। तो जो सेलुलर कंपोनेंट की परसेंटेज है उसको हिमेटोक्रेट ही कहते हैं, और नॉर्मल हिमेटोक्रेट हमने बात कही है कि 40 से 45% होता है, क्योंकि 50 से 55% ब्लड प्लाज्मा होता है। क्लियर? सो ये वैल्यूज जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर समटाइम आपसे पूछी जाती है। क्लियर? ओके, सो फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम कॉन्सेप्ट्स। अभी तक हमने जितनी भी बातें की दैट वर ऑल अबाउट क्रैमिंग बेसिस, कि आपको चीजें क्रैम करनी है, आपको चीजें याद करनी थी कि किस तरह जो है वो डिफरेंट वैल्यूज जो है रेड ब्लड सेल की, हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है। बट राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रॉपर मैकेनिज्म्स एंड द प्रॉपर फिजियोलॉजीज। रेड ब्लड सेल की अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो पहले हम देख लेते हैं कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो सकते हैं, या इनकी साइट्स कौन कौन सी हैं जहां हमारे पास रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बात की जाए कि जब बच्चा अभी फीटल लाइफ में होता है, इनसाइड मदर यूट्रस होता है, उस दौरान प्रिमिटिव और न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। याद रखें, नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन जो बेबी अभी फीटल लाइफ में होता है उसका जो रेड ब्लड सेल है उसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, और ये यॉर्क सैक से प्रोड्यूस होता है। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड यॉर्क सेल। यू विल लर्न दिस थिंग इन और एम्ब्रियोलॉजी मॉड्यूल्स। लेकिन यॉर्क सेल जो है ये बेसिक सोर्स होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। फिर अगर मिडिल ट्राइमेस्टर की बात की जाए, यानी आफ्टर 3 मंथ
उस दौरान जो बेबी का अपना लिवर डेवलप हो चुका होता है, तो मेनली लिवर जो है वो सिंथेसाइज कर रहा होता है रेड ब्लड सेल्स को, और इसमें कुछ एडिशनल प्रोडक्शन स्प्लीन और लिम्फ नोड्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन मेन आर्गन जो है वो आपका लिवर ही रहता है ड्यूरिंग मिडिल ट्राइमेस्टर। और लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन की बात की जाए, व्हेन द बेबी इज नियर टू बॉर्न, और अगर उसके बाद बर्थ के बाद की बात की जाए, तो एक्सक्लूसिवली जो बोन मैरो होती है, इसका काम होता है रेड ब्लड सेल्स को, डिफरेंट सेल्स को प्रोड्यूस करना। नॉट ओनली रेड ब्लड सेल्स बट ऑल अदर सेल्स लाइक इंक्लूडिंग प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट, सबके सबको जो है ये यही प्रोड्यूस कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। क्लियर? ओके, ये तो थी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की बात। अब बात करते हैं पोस्ट नेटल एंड एडल्ट प्रोडक्शन की, कि जब एक दफा बेबी जो है वो इस दुनिया में आ चुका है, अब कौन सी स्पेसिफिक एरियाज के अंदर जो है वो सिंथेसिस होगी रेड ब्लड सेल्स की। तो अगर 5 साल या 5 साल से छोटा बेबी है, तो उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स सिंथेसाइज होते हैं, वो सारी की सारी बोन सिंथेसाइज कर रही होती हैं। जितनी भी बोन्स होती हैं उसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, उनके अंदर बोन मैरो मौजूद होता है, तो वो सारी की सारी जो है वो रेड ब्लड सेल के सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एक चीज याद रखिए कि जो ही एज बढ़ती चली जाती है, बोन मैरो की एबिलिटी रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस की कम होती चली जाती है। क्लियर? सो जितना एज फैक्टर इंक्रीज करेगा, उतना रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस डिक्रीज करेगी। सो यू कैन से द रेड ब्लड सिंथेसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज ऑफ द ह्यूमन। नेक्स्ट बात करते हैं कि 20 साल या 20 साल के बाद जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स। तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फ्लैट बोन्स होती हैं या मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं, वही सिंथेसाइज करती हैं आपके रेड ब्लड सेल्स को। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो सिंथेसाइज नहीं करती आपके रेड ब्लड सेल्स को। अब लॉन्ग बोन्स और मेम्ब्रेनस बोन्स में फर्क क्या है? याद रखिए, हर वो बोन, वैसे तो ये एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट है, हर वो बोन जिसके 3 कंपोनेंट्स आप बना सके, एक उसका हेड है, एक उसकी शाफ्ट है, एक उसकी जो है वो आपको टेल रीजन कह लें, या सेकंड हेड जो है वो डिस्टल हेड आप उसे कह सकते हैं, वो अगर आपको ऑब्जर्व करने को मिले, तो ऐसी बोन को जो है वो हम लॉन्ग बोन कहते हैं, जिसकी एग्जांपल्स में हमारे पास जो है वो आ जाते हैं अवर फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सारी की सारी जो है वो लॉन्ग बोन्स हैं, क्योंकि इनमें 2 हेड्स होते हैं और दरमियान में शाफ्ट देखने को मिलती है। तो याद रखें, जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं ये सिंथेसाइज नहीं करती रेड ब्लड सेल्स को आफ्टर 20 इयर्स। क्लियर? लेकिन 2 ऐसी लॉन्ग बोन्स हैं कि जिनकी कुछ पोर्शंस जो हैं वो आफ्टर द 20 इयर्स भी सिंथेसाइज करती हैं रेड ब्लड सेल्स को। उनमें आ जाते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ह्यूमरस एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ टिबिया। जो टिबिया है और जो ह्यूमरस है, फोर आर्म की बोन जो है जो आर्म की बोन है ह्यूमरस, और इसी तरह जो हमारी लेग की बोन है टिबिया, ये दोनों जो है वो सिंथेसाइज करती हैं रेड ब्लड सेल्स को इवन आफ्टर द 20 इयर्स ऑफ एज। लेकिन स्पेसिफिकली जो है वो आपकी मेम्ब्रेनस बोन्स ही होती हैं जो कि सिंथेसाइज करती हैं आपकी रेड ब्लड सेल्स की जेनेसिस को। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्यों 20 साल की उम्र के बाद जो हमारी बोन्स हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाती। उसकी रीजन ये होती है कि उनकी बोन मैरो जो है उसके अंदर फैटी एसिड जो है और फैट आके इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस को रोक देती हैं। अब अगर आपको साथ में एक ग्राफ नजर आ रहा है राइट साइड ऑफ द स्लाइड के ऊपर, इसमें आप अगर फोकस करें तो ये बात कर रहे हैं कि कितनी सिंथेसिस के अंदर एक्टिवली रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे ये डिफरेंट बोन मैरो कंपोनेंट्स। टिबिया की बात की जाए, फीमर की बात की जाए, तो अल्टीमेटली ये 20 इयर्स तक ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ी बहुत सिंथेसिस के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं रेड ब्लड सेल। लेकिन लॉन्गर इन लाइफ जो है वो आपकी यही 3 बोन्स होती हैं जो कि सिंथेसाइज कर रही होती हैं। उनमें वर्टिब्रा आ जाता है, स्टर्नम आ जाता है एंड रिब आ जाती है। तो ये हमारे पास हमने मेन बात याद रखनी है कि मेन जो सिंथेसिस है रेड ब्लड सेल की वो मेम्ब्रेनस बोन्स का काम है, ना कि लॉन्ग बोन्स का। क्लियर? ओके, सो अब हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करनी है जो कि हमें ग्राफ समझने से पहले बहुत जरूरी है, जो कि ग्राफ है ओवरऑल ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का। उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे।
नंबर वन इज प्लूरीपोटेंट हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल। अगर आप सिर्फ वर्ड पे ही गौर करें तो वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। प्लूरी पोटेंशियल या इसको प्लूरी पोटेंट भी कहते हैं। प्लूरी मीन मल्टीपल। अच्छा याद रखें इसी सेल का दूसरा नाम जो है वो मल्टी पोटेंट हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल भी होता है। कुछ बुक्स में इसको प्लूरी पोटेंट लिखा जाता है, कुछ बुक्स में इसको मल्टी पोटेंट लिखा जाता है। मल्टी पोटेंट लिखें या प्लूरी पोटेंट लिखें, इसका मतलब ये होता है कि इट हैव द पोटेंशियल ऑफ मल्टीपल थिंग्स। क्लियर? प्लूरी मीन मैनी एंड मल्टी मीन मैनी। पोटेंशियल या पोटेंट मीन इट हैज द पोटेंशियल, इट हैज द कैपेबिलिटी। हिमैटो, हिमैटो मीन मैंने हीम बोला था कि जब भी हीम आ जाए तो इसका मतलब क्या है? ब्लड। तो हिमैटो। पोएटिक मीन सिंथेसिस, पोएटिक मीन सिंथेसिस, तो ब्लड की सिंथेसिस। स्टेम सेल किसे कहते हैं? वो सेल जो बेसिक प्रोडक्शन साइट हो, जहां से मल्टीपल लीनिएजेस निकलती हो और मल्टीपल सेल्स जहां से जनरेट होते हो, उसे हम स्टेम सेल कहते हैं। तो प्लूरीपोटेंट हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल वो सेल हुआ कि जहां से डिफरेंट सेल्स जो हैं वो जनरेट होंगे। कौन से सेल्स? जो कि ब्लड के हैं। उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी आ जाएंगे, उसमें प्लेटलेट्स भी आ जाएंगे, उसमें लिम्फोसाइट्स भी आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो आपका प्लूरीपोटेंट हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल होता है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी सेल से जनरेट होते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लूरीपोटेंशियल और प्लूरीपोटेंट हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? मल्टीपोटेंट हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल। क्लियर? इसकी बात की जाए तो ये बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है और ये जितने भी सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स हैं उनको सिंथेसाइज करता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ही स्टेम सेल है तो ये किस तरह डिफरेंट सेल्स की सिंथेसिस करता है? इसको कैसे पता चलता है कि भाई रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस करानी है, व्हाइट ब्लड सेल की सिंथेसिस करानी है, प्लेटलेट्स की करानी है या फिर लिम्फोसाइट्स की करानी है? तो इसके लिए स्पेसिफिकली इसके पास जो है वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है। कुछ प्लूरीपोटेंट सेल जो है वो तो अल्टीमेटली डिवाइड करके अपने जैसे मजीद जो है वो सेल ही जनरेट करते हैं। उनके पास कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता ये डिटरमिन करने का कि क्या वो बड़े होके जो है वो एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे, ल्यूकोसाइट्स बनेंगे, वो रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स बनेंगे। लेकिन कुछ स्टेम सेल्स को हम कमिट कर देते हैं, उन्हें हम बता देते हैं, हमारी बॉडी उनको एक प्रॉपर डेस्टिनेशन दे देती है कि यस यू हैव टू सिंथेसाइज रेड ब्लड सेल, you have to synthesize white blood cell, you have to synthesize the lymphocyte। तो एक दफा जब सेल को उसका काम पता चल जाए तो ऐसे स्टेम सेल को हम कहते हैं ये कमिटेड स्टेम सेल है। क्लियर? ये टर्मिनोलॉजीज हम आगे नेक्स्ट ग्राफ के अंदर बात करेंगे, जो बेसिक फ्लो चार्ट है उसके अंदर बात करेंगे। तो इस वजह से पहले इनको डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कमिटेड स्टेम सेल वो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज होती है कि जिसमें हम सेल लाइंस के लिए हर सेल को डिटरमिन कर देते हैं उसका रोल कि भाई तुमने ये काम करना है। और इसकी एग्जांपल में फॉर एग्जांपल क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट है। अब वर्ड के ऊपर फोकस करें तो इट इज सेइंग क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, यानी वो कमिटेड सेल होगा जिसको हम ये कह देंगे कि भाई तुम जाके अब रेड ब्लड सेल को या एरिथ्रोसाइट्स को सिंथेसाइज करोगे। तो ये टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज करेंगे कि कमिटेड स्टेम सेल या क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट हर उस सेल को कहेंगे कि जिसको अपनी फेट पता है कि उसने आगे जाके क्या बनाना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंड्यूसर्स की। याद रखें कि ये भी एक मैकेनिज्म है कि जिसके जरिए हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सा सेल क्या काम करेगा। दो किस्म के इंड्यूसर्स होते हैं, ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं और एक डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स होते हैं। ग्रोथ इंड्यूसर्स वो होते हैं कि जो कि स्टेम सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और इसकी बेस्ट एग्जांपल है इंटरलूकिन 3। इंटरलूकिन 3 जो है वो वेरियस कमिटेड स्टेम सेल्स की ग्रोथ को जो है वो प्रोमोट करता है। याद रखें कि समटाइम हमारी बॉडी को रेड ब्लड सेल की जरूरत होती है, समटाइम हमारी बॉडी को व्हाइट ब्लड सेल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाई आल्टीट्यूड पे मूव कर जाएं तो वहां आपको ज्यादा ऑक्सीजनेशन की जरूरत होती है, आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत कम होता है हाई आल्टीट्यूड पे। तो वहां हमें जरूरत होती है ज्यादा रेड ब्लड सेल्स की। इसी तरह अगर आपको कोई इंफेक्शन हो गया, कोई डिजीज हो गई, तो उस दौरान आपको ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल की जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी और फिर उस तरीके से जो ग्रोथ इंड्यूसर्स हैं वो इंड्यूस करते हैं कि इस टाइम हमें क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स को इंड्यूस करना है या क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट लिम्फोसाइट को हमने
इंड्यूस करना है या क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ल्यूकोसाइट को इंड्यूस करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये जो ग्रोथ इंड्यूसर्स हैं ये इंड्यूस करते हैं डिफरेंट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स। ये वो इंड्यूसर्स होते हैं जो कि कमिटेड स्टेम सेल्स की डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं। ऐसा ना हो कि सारे के सारे जो है वो रेड ब्लड सेल कमिटेड सेल्स बन जाएं, सारे के सारे क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट में ही कहीं कन्वर्ट ना हो जाएं। तो हर सेल किसमें कन्वर्ट होगा वो ये डिफरेंशिएशन इंड्यूसर जो है वो डिटरमिन करते हैं। Each induces progression toward the mature blood cell। हर एक इंड्यूसर का काम यही होता है कि वो जो इनडिफरेंशिएटेड सेल है जिसको उसकी फेट प्रॉपर नहीं पता उसको बता दिया जाए कि उसने कौन सा मेच्योर सेल टाइप जो है वो बड़े होके बनाना है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी एज ए इंड्यूसर काम करते हैं। मैंने बात पहले कर दी कि अगर इन्फेक्शन होगा तो अल्टीमेटली ल्यूकोसाइट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाएगा। अगर हमारे पास लेस ऑक्सीजन कंटेंट होगा फॉर एग्जांपल हाई आल्टीट्यूड के ऊपर तो वहां अल्टीमेटली हम रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। सो एक्सटर्नल फैक्टर भी फॉर्मेशन, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल में देख लें तो लो ऑक्सीजन एक्सपोजर होगा तो एरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी और अगर इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है तो व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा। ओके, सो नो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द होल लेक्चर कि जिसको आपने बड़े ही ध्यान से समझना है कि किस तरह डिफरेंट सेल लाइंस जो हैं वो आपकी जनरेट होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। एंड दिस इज द फर्स्ट एससीक्यू फ्रॉम दिस चैप्टर दैट मे कम इन योर एग्जाम, that how different cell lines are being generated from the multipotent hematopoietic stem cell। So हमारे पास एक सेल होता है जिसको हम मल्टीपोटेंट हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं। इसी का दूसरा नाम हमने प्लूरीपोटेंट हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल कहा था। ये वो सेल होता है जो बोन मैरो से निकलता है और इसने डिफरेंट सेल लाइंस को कंट्रोल करना होता है। हमने बात की कि जब मल्टीपोटेंट हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल को हम डिफरेंट डिफरेंशिएशन इंड्यूसर से इंड्यूस कराते हैं तो वो प्रॉपर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स के अंदर। अब होता ये है कि जो मल्टीपोटेंट हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल है ये दो किस्म के जो है वो मेन सेल्स बनाता है। वन इज कॉल्ड क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन, क्लियर, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड लिम्फोइड स्टेम सेल, क्लियर। दो किस्म के सेल बनाएगा, वन इज क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन एंड सेकंड वन इज लिम्फोइड स्टेम सेल। अब जो क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन होगा इससे तीन किस्म के मजीद क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट बनेंगे, क्लियर। तीन किस्म के क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स बनेंगे। वन विल बी क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट जिसने बड़े होके एरिथ्रोसाइट्स बनाना है। सेकंड वन इज कॉल्ड क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट जीएम एंड जीएम स्टैंड्स फॉर ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये वो सेल होंगे जिन्होंने बड़े होके ग्रैन्युलोसाइट और मोनोसाइट बनाना होगा। और फाइनली देयर इज अ क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट जिसने बड़े होके क्या बनाना है, प्लेटलेट्स बनाने हैं। सो क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट। सो अगेन बात करते हैं मल्टीपोटेंट हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल ने दो किस्म के क्लोनिफॉर्मिंग्स बनाए। एक का नाम क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन था जबकि दूसरे का नाम लिम्फोइड स्टेम सेल था। जो क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन था इसने मजीद तीन तरह के क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स बनाए। One is called cloniforming unit blast, second one is called cloniforming unit GM, that is called cloniforming unit granulocyte monocyte, and finally there is a cloniforming unit megakaryocyte, clear। lymphoid stem cell की बात की जाए तो ये simply T lymphocyte और B lymphocytes को directly generate देते हैं। There is a certain mechanism that are beyond the scope of this lecture. I am not going in detail and you are not supposed to learn these details because these are not asked in your exams, clear। So at this level you are just familiar with these things, that is enough, clear। तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि मल्टीपोटेंट हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल ने क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन बनाया, क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन ने क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट बनाया, क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट ने जो है वो नेक्स्ट एक और चीज बनाई दैट इज कॉल्ड क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। एंड फाइनली इस सेल को इसकी फेट पता चल गई और इसने क्या बना दिए, एरिथ्रोसाइट, क्लियर। सो इस तरह हमारे पास स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ चल रहा होता है कि
क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स बनते हैं। पहले एक मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम होता है, वहां से क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट्स बनते हैं और फिर वहां से डिफरेंट फेट्स जनरेट होती हैं। क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोमोनोसाइट्स की बात की जाए तो ये ग्रेन्युलोसाइट्स जनरेट करेगा और मोनोसाइट्स जनरेट करेगा। ग्रेन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, इसके एग्जांपल्स में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स आ जाते हैं। जबकि दूसरा जो मोनोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट था ये क्या बनाएगा, मैक्रोसाइट्स। क्लियर, ये क्या बनाता है, मैक्रोसाइट्स। फाइनली आ जाते हैं हमारे पास क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट्स। ये पहले बनाते हैं मेगाकैरियोसाइट, लेकिन मेगाकैरियोसाइट्स को फिर तोड़-फोड़ की जाती है, इनको मजीद डिफरेंशिएट किया जाता है और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्लेटलेट्स के अंदर। सो इफ यू आर आस्क्ड कि किस तरह हमारी डिफरेंट सेल लाइंस जनरेट होती हैं फ्रॉम द मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट। आपको पता होना चाहिए, अगेन इस फ्लो चार्ट को रिवाइज करा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होता है जिसके ऊपर डिफरेंट इंड्यूसर फैक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंशिएटिंग इंड्यूसर्स एक्ट करते हैं, वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्पेसिफिकली दो पार्ट्स में। वन इज क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट सप्लीन एंड सेकंड वन इज लिम्फोइड स्टेम सेल। जो क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट सप्लीन है ये कन्वर्ट होता है इनटू क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट एंड क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट। जो क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट और फाइनली जनरेट कर देता है एरिथ्रोसाइट्स को। जबकि क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट जो है ये कन्वर्ट करता है इनटू ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट, और ग्रेन्युलोसाइट के एग्जांपल्स में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स आ जाते हैं। जबकि मैक्रोसाइट्स जो हैं वो भी हमारे एक ब्लड का एक मेजर कंपोनेंट होता है, इनका रोल हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। सभी का, न्यूट्रोफिल का क्या काम है, इओसिनोफिल का क्या काम है, बेसोफिल का क्या काम है, इम्यूनिटी मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे। मेगाकैरियोसाइट्स जो है वो प्लेटलेट्स बनाते हैं और प्लेटलेट्स का काम किस तरह, सेलुलर एग्रेशन और एग्रीगेशन और फिर साथ ही साथ हमारे क्लॉटिंग के अंदर क्या रोल होता है प्लेटलेट्स का, ये हम डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक सो नो दिस फ्लो चार्ट विल बी क्लियर टू यू। दूसरी बात, जो लिम्फोइड स्टेम सेल है वो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को जनरेट करता है, इनके क्या मैकेनिज्म्स हैं, किस तरह इनकी डिफरेंशिएशंस होती हैं, ये हम इम्यूनिटी मॉड्यूल के अंदर ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर, ओके। So no, once the red blood cell or erythroblast has been produced, अब इसकी maturation के कुछ steps होते हैं। Because we are specifically focused on the red blood cells in this lecture, that is why I am sticking toward the red blood cell maturation. कि किस तरह रेड ब्लड सेल मेच्योर होते हैं, इसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। याद रखें जो हमने पिछले फ्लो चार्ट में देखा कि क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट होता है, ये क्या जनरेट करता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो मीन बिफोर एंड एरिथ्रोब्लास्ट मीन, ब्लास्ट मीन सेल एंड एरिथ्रो मीन रेड ब्लड सेल। तो हमारे पास जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हैं ये वो होते हैं जो कि क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से जनरेट होते हैं और इनके अब कुछ फीचर्स होते हैं और ये फीचर्स आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर ये मल्टीपल टाइम एससीक्यू की फॉर्म में आ जाता है कि डिफरेंट रेड ब्लड सेल जो एग्जिस्ट करते हैं इनमेच्योर, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, उनमें क्या क्या स्पेसिफिक जो है वो प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, एंड दीज आर नॉट मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी, so be vigilant about them because you will not find these features in any textbook. So आपको यहाँ फोकस करना है कि किस तरह हम डिफरेंट सेल की जो स्टेजेस होती हैं रेड ब्लड सेल्स की उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर होगा, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस का कंटेंट ज्यादा होता है और साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वन इज योर रेड ब्लड सेल, तो इस रेड ब्लड सेल में इतना बड़ा जो है वो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और साइटोप्लाज्म जो है वो आपका बहुत ही कम होगा। क्लियर। दूसरी बात, इसके अंदर इनमेच्योर न्यूक्लियर क्रोमाटिन पाया जाएगा, यानी अभी न्यूक्लियस मौजूद तो है लेकिन वो प्रॉपर्ली कोई मेच्योर न्यूक्लियस नहीं है बल्कि उसके अंदर जो क्रोमाटिन है वो भी इनमेच्योर कंडीशन के अंदर है। इसमें तकरीबन 1 से 2 न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं और फाइनली इसका जो स्टेन है वो बेसोफिलिक होता है। हिस्टोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं कि 2 किस्म के स्टेन्स होते हैं, बेसोफिलिक होता है, इओसिनोफिलिक होता है। जो इओसिनोफिलिक होता है वो पिंकिश स्टेन होता है और जो बेसोफिलिक होता है या हीमाटॉक्सिन होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है। तो अगर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज के अंदर आप देखेंगे तो आपका जो सेल है वो ऑलमोस्ट
ब्लूइश कलर का नजर आएगा। रीजन क्योंकि अभी तक इसमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होती। तो याद रखिए रेड ब्लड सेल जो मेच्योर होता है वो नॉर्मली एसिडोफिलिक होता है, यानी पिंकिश कलर का होता है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे प्रोइथ्रोब्लास्ट स्टेज के अंदर तो तब वो अभी बेसोफिलिक होगा, क्योंकि उसकी अभी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुई। क्लियर। दूसरी स्टेज आ जाती है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। इस स्टेज में क्या होता है कि इसमें भी न्यूक्लियस अभी बड़ा ही होता है साइटोप्लाज्म से, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता जितना प्रोइथ्रोब्लास्ट में था। लेट सपोज अगर मैं इसी को रीड्रॉ करूं तो इफ दिस वन इज योर रेड ब्लड सेल, इसमें अब न्यूक्लियस जो है, लेकिन अभी भी जो इसका साइज है वो आपके साइटोप्लाज्म जो है वो अभी बड़ा ही है। क्लियर। दूसरी बात, इसमें क्रोमाटिन अब कंडेंस कर चुके होते हैं, न्यूक्लियोलाई गायब हो जाते हैं, और अगर स्टेन की बात की जाए तो ये अभी भी बेसोफिलिक ही होता है, अभी भी ये ब्लूइश स्टेन ही देता है, अभी पिंक स्टेन नहीं आता, क्योंकि अभी इसमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं स्टार्ट हुई। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, दैट इज पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। ओके, अगर आप वर्ड पे फोकस करें तो पोली मीन मैनी, क्रोमैटिक मीन क्रोमा मीन कलर। सो इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, यानी अब दो ही कलर हमने देखे हैं, एक हमारे पास पिंक स्टेन होता है, एक ब्लू स्टेन होता है, यानी या तो एसिडोफिलिक होगा या बेसोफिलिक होगा। ये वो स्टेज होती है कि जहां कलर जो है वो थोड़ा बहुत एसिडोफिलिक भी होता है और थोड़ा बहुत बेसोफिलिक भी होता है, और उनके मिक्सचर की वजह से ओवरऑल जो साइटोप्लाज्म है वो हमें ग्रेइश नजर आता है। ग्रे इज ऑलमोस्ट इन बिटवीन द रेड एंड ब्लू, पिंक एंड ब्लू के दरमियान का जो एक स्टेन होता है ग्रेइश कलर का, वो हमें देखने को मिलता है। दैट इज व्हाई दिस स्टेज इज कॉल्ड पॉलीक्रोमैटोफिलिक, कि इसमें जो है वो ये एसिडोफिलिक भी होगा, बेसोफिलिक भी होगा, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं पॉलीक्रोमैटोफिलिक। ये मल्टीपल स्टेन्स ले सकता है। उसके अलावा इसके फीचर्स क्या है कि इसमें राउंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलाई गायब हो चुका होगा, और क्यों इसकी अब जो है वो थोड़ा बहुत इसमें एसिडोफिलिक कैरेक्टर आ गया, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है इस स्टेज के अंदर। दैट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज। इस दौरान जो है वो सेल मल्टीपल टाइम डिवाइड भी करता है और अपनी मजीद जो है वो कॉपीज जनरेट करता है। नेक्स्ट देयर इज अ स्टेज दैट इज कॉल्ड ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि डेंसली पिक्नोटिक न्यूक्लियस होता है। नो, व्हाट इज पिक्नोटिक? पिक्नोटिक मीन श्रिंकिंग। आपका न्यूक्लियस जो है वो आप श्रिंक करना स्टार्ट कर जाएगा। अब आपका जो न्यूक्लियस है वो उतना बड़ा नहीं रहेगा जितना आपका पहली दो स्टेजेस के अंदर था, और अब आपका न्यूक्लियस जो है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर गया। तो श्रिंकिंग न्यूक्लियस को हम कहते हैं पिक्नोटिक न्यूक्लियस। ये टर्मिनोलॉजी समटाइम पूछी भी जाती है वाइवा के अंदर। तो पिक्नोसिस मीन श्रिंकिंग। क्लियर। अब इसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ज्यादा आ चुका होता है, दैट इज व्हाई साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक हो जाता है। क्लियर। इसी दौरान जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका रीअब्सॉर्ब हो जाता है। याद रखें जो मैच्योर रेड ब्लड सेल है उसके अंदर ऑर्गेनालिस कंटेंट बहुत कम होता है। क्लियर। ऑर्गेनालिस ना होने के बराबर होती है, न्यूक्लियस ना होने के बराबर होता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है फाइनल स्टेज, दैट इज कॉल्ड रेटिक्यूलोसाइट स्टेज। इस दौरान क्या होता है कि कुछ रेमिनेंट्स जो गोल्जी अपैरेटस के हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, ये रह जाते हैं, वरना मेनली माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी अपैरेटस ये आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जो रेटिक्यूलोसाइट होता है एक मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं डायपिडिसिस। डायपिडिसिस में क्या होता है कि आपका जो रेटिक्यूलोसाइट है ये अपने आप को बिल्कुल श्रिंक करता है, अपने आप को फोल्ड करता है, और फोल्ड करके स्क्वीज आउट हो जाता है फ्रॉम द बोन मैरो। क्योंकि रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो बोन मैरो के पोर से काफी ज्यादा होता है, और हमने ये बात की कि रेड ब्लड सेल, मेच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो स्क्वीज आउट हो सकता है, इवन छोटी से छोटी कैपिलरीज से भी गुजर सकता है। तो रेटिक्यूलोसाइट जो है वो ऑलमोस्ट नियर टू मेच्योर सेल होता है। इट्स नॉट कंप्लीटली मेच्योर। कंप्लीटली मेच्योर तो वो तभी होता है जब वो एक दफा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। क्लियर। सो हुआ ये कि रेटिकुलोसाइट स्टेज के अंदर मोस्टली जो गोल्जी अपैरेटस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, ये डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन थोड़े से रेमिनेंट्स इनके रह गए। फिर डायपिडिसिस हुई और आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर हो गया ये जो आपका रेड ब्लड सेल था, रेटिकुलोसाइट काउंट था। ये रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो आपके मूव कर गए इनसाइड योर ब्लड कैपिलरीज, और इस टाइम इनके पास जो है वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा बेसोफिलिक मटेरियल भी रहता है। क्लियर।
एंड टिपिकली ये जो बेसोफिलिक मटेरियल होता है 1 से 2 दिन के लिए रहता है और 1 से 2 दिन बाद जो है आपका ये बेसोफिलिक मटेरियल गायब हो जाता है और फाइनली फिर आपका ब्लड सेल मेच्योर हो जाता है। क्लियर? सो नॉर्मली 1% जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल टोटल काउंट में से रेटिक्यूलोसाइट ही होते हैं। किसी भी टाइम अगर आप अपने ब्लड सेल का एनालिसिस करेंगे, ब्लड का एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको थोड़े बहुत रेटिक्यूलोसाइट मिलेंगे जो अभी मेच्योर हो रहे होते हैं। मैंने बात की ना कि 1 से 2 दिन ले जाते हैं इवन ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद भी, 1 से 2 दिन बाद ये प्रॉपर्ली मेच्योर होते हैं। सो अगर आप किसी टाइम भी अपनी सीबीसी करवाएं, अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएं तो उसमें आपको थोड़े बहुत रेटिक्यूलोसाइट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ओवरऑल रेड ब्लड सेल कंटेंट का 1% से भी कम होते हैं। क्लियर? ओके, सो फाइनली एक दफा हम समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज देखी, फिर हमने बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज देखी, फिर पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट आई, ऑर्थोक्रोमैटोब्लास्ट आई, एंड फाइनली देयर इज रेटिक्यूलोसाइट जो कि रेड ब्लड सेल जब स्क्वीज आउट हो जाता है इन द ब्लड सर्कुलेशन से 1 से 2 दिन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एरिथ्रोसाइट। This is the flow chart that is given in your textbook Guyton and Hall Physiology, but there are not properly mentioned their features which I have told you in the previous slide. आपसे sometime paper के अंदर professional exam के अंदर इनके features भी पूछे जाते हैं, so you should be very clear about their features as well. Okay, so last but not the least इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है और एरिथ्रोपोइटिन का क्या रोल होता है इन द रेड ब्लड सेल सिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, एरिथ्रो मीन रेड ब्लड सेल्स, पोइटिन मीन सिंथेसाइजर, यानी कोई ऐसी प्रोटीन होगी जो कि सिंथेसाइज करेगी रेड ब्लड सेल को या रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस को इंड्यूस करेगी। अब अगर बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, इसमें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, मेनली एक हार्मोन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो 34,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है और इसका काम क्या होता है कि एरिथ्रोपोइसिस कराती है, यानी रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस कराती है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। क्लियर? जब टिश्यूज को लेस ऑक्सीजन मिलेगी तो अल्टीमेटली जो हमारी बॉडी है ये कंसीडर करेगी कि शायद बॉडी के अंदर कहीं रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन कम है, रेड ब्लड सेल इतने नहीं है कि वो प्रॉपरली जो है वो ऑक्सीजन को डिलीवर कर पाए टू द डिफरेंट टिश्यूज, तो अल्टीमेटली वो सिंथेसाइज करते हैं एरिथ्रोपोइटिन को, और एरिथ्रोपोइटिन फिर नेक्स्ट एरिथ्रोपोइसिस के अंदर हेल्प करती है, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की जनरेशन के अंदर हेल्प करती है। किस तरह इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। सिंथेसिस की बात की जाए तो जो 90% हमारा एरिथ्रोपोइटिन है ये किडनी सिंथेसाइज करती है, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो इसका रिनल कॉर्टेक्स होता है और आउटर मेडल्ला होता है, वहां हमारे पास स्पेसिफिकली जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं एरिथ्रोपोइटिन को। क्लियर? हमें पता है कि किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडल्ला होता है। तो जो आउटर कॉर्टेक्स और आउटर मेडल्ला है, यानी मेडल्ला सारा नहीं, बस इसका आउटर वाला पोर्शन, ये जो है वो आपका सिंथेसाइज करता है एरिथ्रोपोइटिन को, और जो रिमेनिंग 10% है वो लिवर सिंथेसाइज करता है एरिथ्रोपोइटिन को। याद रखें हमारी बॉडी की मेनली प्रोटीन्स तो लिवर में ही सिंथेसाइज होती हैं, लेकिन ये प्रोटीन्स और इसके साथ एक और चलिए आज बात चल रही है तो मैं बताता चलूं, तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो आपकी एंटीबॉडीज हैं, आईजीज हैं, वो भी आपका सिंथेसाइज नहीं करता लिवर। रिमेनिंग सारी प्रोटीन्स जो हैं वो आपका ऑलमोस्ट लिवर ही सिंथेसाइज करता है। क्लियर? तो ये 2 प्रोटीन्स हैं जो कि सिंथेसाइज नहीं करता लिवर। एरिथ्रोपोइटिन सिंथेसाइज करता है लेकिन नॉट टू मच, 10% सिंपल एरिथ्रोपोइटिन सिंथेसाइज करता है। रिमेनिंग 90% जो है वो किडनी के अंदर हो रही होती है, रेनल कॉर्टेक्स और आउटर मेडल्ला के अंदर। क्लियर? ओके, नो लेट अस डिस्कस द फंक्शन ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन। देखें, कोई फैक्टर जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो रही है, तो उन कंडीशंस के अंदर अल्टीमेटली जो है वो आपका एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ेगा और वो रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। किस तरह? अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, पहले तो इन फैक्टर्स की लिस्ट को देख लेते हैं। इसमें आता है लो ब्लड वॉल्यूम। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया है, किसी फॉर एग्जांपल पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, या एक फीमेल है जिसको एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो गई है, तो अल्टीमेटली ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। एनीमिया, एनीमिया वो कंडीशन होती है कि जिसमें आपका मेनली हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है आपके ब्लड के अंदर,
नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एनीमिया और इसकी टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। फिर है अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही मेन ऑक्सीजन के डिलीवरर होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी करना इसी का काम होता है मेनली। ब्लड फ्लो के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यानी आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर कहीं ब्लॉकेज है, अल्टीमेटली प्रॉपरली ब्लड नहीं जा रहा डिफरेंट टिश्यूज को, तो इस तरीके से भी ऑक्सीजन कम सप्लाई होगी टिश्यूज को। पल्मोनरी डिजीज चल रही है, कोई लंग का डिसऑर्डर है, लंग प्रॉपरली ऑक्सीजन प्रोवाइड ही नहीं कर रहा रेड ब्लड सेल को, सारा कुछ ठीक है, ब्लड वॉल्यूम भी ठीक है, कोई ब्लड फ्लो का भी प्रॉब्लम नहीं है, हीमोग्लोबिन भी प्रॉपर है, अनीमिया भी नहीं है बंदे को। पल्मोनरी डिजीज एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर अगर आपका कोई लंग का डिसऑर्डर चल रहा है, लंग प्रॉपरली ऑक्सीजन ही नहीं प्रोवाइड कर रहा हमारे रेड ब्लड सेल्स को, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से भी आपकी लेस ऑक्सीजनेशन होगी। अब बॉडी के पास क्योंकि आंखें नहीं होती, बॉडी को पता नहीं होता, तो बॉडी हर उस फैक्टर को एक तरीके से ही रिस्पॉन्ड करती है कि जिस फैक्टर की वजह से हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई है। इनमें से कुछ भी होगा, बॉडी ये नहीं सोचेगी कि भाई ये मेरा मसला है कि नहीं, ये रेड ब्लड सेल का मसला है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर पल्मोनरी डिजीज की बात की जाए तो इसमें रेड ब्लड सेल का तो मसला नहीं है, रेड ब्लड सेल तो प्रॉपर है, उनमें हीमोग्लोबिन प्रॉपर है, लेकिन बॉडी एक तरीके से ही रिस्पॉन्ड करेगी। ब्लड फ्लो की बात करें तो ब्लड फ्लो के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, असल मसला तो ब्लड फ्लो के अंदर है, कोई ब्लड वेजल्स के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन बॉडी स्टिल एरिथ्रोपॉइटिन ही इंक्रीज करेगी। क्लियर? चलिए, लो हीमोग्लोबिन एनीमिया और लो ब्लड वॉल्यूम में तो समझ में आता है कि एरिथ्रोपॉइटिन को इंक्रीज करके सिंथेसाइज करें, हम ज्यादा रेड ब्लड सेल को ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करें और ज्यादा जो है वो डिमांड जो बढ़ी हुई है ऑक्सीजन की उसको पूरा करें। लेकिन जो लास्ट दो कंडीशंस हैं, पुअर ब्लड फ्लो और पल्मोनरी डिजीज, इसके अंदर भी एरिथ्रोपॉइटिन की सिंथेसिस बढ़ जाती है, हालांकि इसके अंदर नॉर्मली प्रॉब्लम रेड ब्लड सेल के कंटेंट में नहीं होता, ज्यादा रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करके हमें कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी बॉडी यही रिस्पॉन्स देती है। क्लियर? ओके, सो किसी भी फैक्टर की वजह से अगर हमारी जो है वो ऑक्सीजन कम पहुंची हमारे टिश्यूज को, तो अल्टीमेटली ये एरिथ्रोपॉइटिन की सिंथेसिस को जो है वो स्टिमुलेट करेगी। क्लियर? एरिथ्रोपॉइटिन की जो सिंथेसिस है उसको स्टिमुलेट करेगी। किडनी जो है वो एरिथ्रोपॉइटिन को स्टिमुलेट करेगी। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो ज्यादा कन्वर्ट होंगे इनटू प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। पहले हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो थे उनके पास मल्टीपल सेल लाइंस की इंफॉर्मेशन थी, उन्हें लिम्फोसाइट्स भी बनाने थे, उन्होंने ल्यूकोसाइट्स भी बनाने थे, मेगाकैरियोसाइट्स भी बनाने थे, ग्रेन्युलोसाइट्स भी बनाने थे, लेकिन जब एरिथ्रोपॉइटिन आ गया तो ये जो मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है उसको ट्रिगर करेगा, उसको एज ए ग्रोथ फैक्टर काम करेगा और उसको बोलेगा कि भाई नहीं, तुमने अब बाकी सेल लाइंस में कन्वर्ट नहीं होना, तुमने सिंपली प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाने हैं। फिर आगे जो हमने सारी स्टेजेस पढ़ी कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो पॉलीक्रोमैटोफिल स्टेज, ऑर्थोक्रोमैटोफिल स्टेज, फाइनली रेटिकुलोसाइट स्टेज से गुजरते हुए फाइनली रेड ब्लड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब रेड ब्लड सेल का कंटेंट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली टिश्यू ऑक्सीजनेशन सही हो जाएगी। जब टिश्यू ऑक्सीजनेशन सही होगी तो फिर हम एरिथ्रोपॉइटिन के रिलीज को डिक्रीज कर देंगे। तो एक नेगेटिव फीडबैक लूप है कि अगर टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम होगी तो एरिथ्रोपॉइटिन के सिंथेसिस को बढ़ा दिया जाएगा, और अगर टिश्यू ऑक्सीजनेशन नॉर्मल हो जाएगी तो एरिथ्रोपॉइटिन के सिंथेसिस को कम कर दिया जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह एरिथ्रोपॉइटिन जो है वो रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल टू प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस तरीके से एरिथ्रोपॉइटिन जो है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, तो आपने कहना है ये मेनली हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को ज्यादा कन्वर्ट करता है इनटू प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और एज ए इंड्यूसर काम करता है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? ओके, सो अब ये एरिथ्रोपॉइटिन को किस तरीके से पता चलता है, या एरिथ्रोपॉइटिन क्या ऐसा काम करता है कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, ये हम इस मैकेनिज्म में देखते हैं। लेट्स सपोज बॉडी में हो गया हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जो है वो किडनी के पास भी पहुंचेगा, यानी अल्टीमेटली किडनी को भी कम ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी। जब किडनी को कम ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी तो किडनी के अंदर एक स्पेशल इंड्यूसिबल फैक्टर होता है जिसका नाम होता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा। ये आपको फैक्टर याद होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है कि कौन सा फैक्टर जो है वो आपका इंड्यूस करता है एरिथ्रोपॉइटिन की रिलीज को।
तो याद रखिए किडनी के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1A। ये एक्चुअली एक जीन है, याद रखिए एक जीन है, और इस जीन को स्टिमुलेट करता है हाइपॉक्सिया। जब लेस ऑक्सीजन की सप्लाई होगी टू योर किडनी, तो अल्टीमेटली जो किडनी है वो रिस्पॉन्ड करेगी बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा। ये क्या करेगी, एरिथ्रोपॉइटिन की मैसेंजर आरएनए को इंक्रीज करेगी, यानी ये जीन मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस करेगी एरिथ्रोपॉइटिन की सिंथेसिस के लिए। फाइनली एरिथ्रोपॉइटिन जो कि एक प्रोटीन है, ये सिंथेसाइज होगी बाय द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, और वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को जाके डिफरेंशिएट करेगी इनटू प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, एंड फाइनली प्रोएरिथ्रोब्लास्ट मल्टीपल स्टेजेस से गुजरते हुए एरिथ्रोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जब एरिथ्रोसाइट का कंटेंट बढ़ेगा, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो जाएगी, तो यही एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो इस हाइपॉक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर को इनहिबिट कर देंगे। क्लियर? सो दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म कि किस तरह हाइपॉक्सिया से जो है वो एरिथ्रोसाइट्स की सिंथेसिस को इंक्रीज किया जाता है। तो ये वो एक फैक्टर है जो कि मल्टीपल टाइम आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर जो है, कौन सी जीन जो है वो कंट्रोल करती है एरिथ्रोपॉइटिन के रिलीज को। तो याद रखना है हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा, और ये पाई कहां जाती है, किडनी के अंदर। क्लियर? So that was all about for today's lecture. We discuss about the red blood cell synthesis and red blood cell maturation and the role of the erythropoietin. And we also discuss about the few parameters and the values regarding the hemoglobin, red blood cell concentration, hemoglobin concentration, hematocrit, and the blood composition. So that was all about for today's lecture. I hope so you enjoyed the lecture. In the next lecture, we'll be discussing about the role of iron and the synthesis of the hemoglobin. Till then, keep learning and enjoying physiology.